हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुलाम्स लॉ देखा था, समझा था कि किस तरीके से कुलाम के नियम को उसका सदिश निरूपण यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने F21 फाइंड आउट कर लिया था, दैट मीन्स फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। और उसके बाद मैंने आपको ये भी निकलवा दिया था कि कैसे वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज अ फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया था, राइट। इसको अब देख लीजिए, एक रिलेशन मैं एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ बिटवीन F21 एंड F12। तो मैं क्या कर रही हूँ, माइनस कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। अच्छा, माइनस ऐसे नहीं कॉमन ले रही जैसे इसमें ये है। एक्चुअली R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2 में माइनस का ही तो फर्क है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ये जो F12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब और R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा सॉरी, ये मॉड नहीं है भाई, अगर मैं कल गलती से मॉड लगा गई थी तो ये ब्रैकेट है, मॉड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो वेक्टर ही तो था, हमने इस कैप को वेक्टर में कन्वर्ट किया था तो ये ऊपर वेक्टर लगाया था। ठीक है, तो इसके साथ में आता है माइनस। अब ये जो ब्रैकेट में आपको चीज़ दिख रही है पूरी, ये क्या है, F21 ही तो है। इसको ये देख लो, ये दोनों सेम ही तो है, तो इसका मतलब क्या आ जाता है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी कि दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं ये एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स लगाएंगे। Q1 लगाएगा Q2 पर, Q2 लगाएगा Q1 पर, तो फोर्स की डायरेक्शन आप ऐसे दिखाएंगे। समझ में आ गई, ये F21 होगा और ये F12 होगा, यानी कि बोथ फोर्सेस विल इक्वल टू ईच अदर, दोनों इक्वल हैं, बट साइन में कैसे होंगे, अपोजिट, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी। ये बिल्कुल सीधा लेना आप, है ना, मेरे से टेढ़ा हो गया है, आप ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेना। ठीक है, समझ में आ गई। तो माइनस का डिफरेंस होता है दोनों फोर्सेस में, बट मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होते हैं, ये बताना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो मेरा कुलाम फोर्स आया है उसके बारे में मैं कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ आपको। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, जैसे हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था सेम वैसे ही। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कुलाम्स लॉ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नंबर 1, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कुलाम लॉ। पहला जो फैक्ट है इसका, वो क्या कहता है कि फॉर कुलाम्स लॉ, जो दो भाई कुलाम फोर्स जो है वो हमेशा चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ही लगता है, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं तो वहाँ पे कुलाम फोर्स लगता है, हम जानते हैं। तो जैसे ही नाम आ जाता है कुलाम फोर्स, दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में ये फोर्स लगेगा वो हमेशा चार्ज पार्टिकल होंगे, ये तो पहले से ही पता है हमें। ठीक है, दूसरी बात ये बता रहा है कि जिन भी चार्ज पार्टिकल के बीच में कुलाम फोर्स लग रहा हो वो हमेशा रेस्ट पोजिशन में होने चाहिए। समझ में आ गई। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, फॉर कुलाम्स लॉ charges should be at rest। ठीक है, यानी कि कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए, एंड शुड बी कंसीडर एज अ पॉइंट चार्ज, यानी कि बहुत छोटे चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज दैट मीन्स एक टेस्ट चार्ज जितने होने चाहिए। तो हमेशा कुलाम लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगेगा, और जो भी पॉइंट चार्ज हैं वो कैसे होने चाहिए, रेस्ट, यानी कि रुके हुए मूविंग चार्जेस के बीच में कुलाम फोर्स नहीं लग पाएगा। क्योंकि हमने कहा था, जब हमने चार्ज पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर चार्ज स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, पर अगर वो मूव करने लग जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे फिर एक अनदर चार्ज लगना, अनदर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने बताया है कि फॉर कुलाम लॉ चार्ज शुड बी एट रेस्ट एंड शुड बी कंसिडर एज अ पॉइंट चार्ज। बात समझ में आ गई। ठीक है, नंबर दो ये है कि कुलाम का जो लॉ है वो, उसमें डिस्टेंस की क्या कंडीशन है, यानी कि ये दोनों कितनी डिस्टेंस पे होने चाहिए। मतलब ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस फिक्स है। मिनिमम क्या है, हम ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो क्या नाम से साइज होता है वो कितना होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, निकाला भी होगा, 10⁻⁻15 मीटर। इसी को हम बोलते हैं 1 फर्मी, 1 फर्मी।
बोलते हैं। तो 10⁻, जब भी आपके पास 1 फर्मी आ जाए दैट मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। आपसे कोई कहे 5 फर्मी तो दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। समझ में आ गई बात आपको। तो अगर जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो कूलाम लॉ जो है वो इस रेंज या इससे कम रेंज में नहीं लगता, इससे ज़्यादा में लगेगा। यानी कि न्यूक्लियस का जितना भी चार्ज होता है उससे ज़्यादा वाले साइज में लगेगा कूलाम लॉ, लेकिन 10⁻⁻15 मीटर और इससे कम की साइज में कूलाम फोर्स नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस के जितने साइज में न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स मतलब जो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो होते हैं भाई, तो उनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ फोर्स होता है जिससे वो न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए होते हैं। समझ में आ रही है बात आपको। तो कूलाम फोर्स इज नॉट वैलिड इन दिस रेंज, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर और लेस, उसमें कूलाम फोर्स वैलिड नहीं होता। तो मैं आपको सेकंड फैक्ट बता देती हूँ क्या कह रहा है। सेकंड फैक्ट बता रहा है Coulomb's law is not valid. It not valid for the forces between the charges in the range, क्या रेंज, बिटवीन 10⁻⁻15 मीटर और लेस, यानी कि 10⁻⁻15 और इससे कम में कूलाम फोर्स वैलिड नहीं होता। किसके बीच में, चार्जेस के बीच में। समझ में आ जाती है, ठीक है। क्यों नहीं होता, बिकॉज इन दिस रेंज न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो वहां पे प्योरली कूलाम फोर्स वैलिड नहीं होता। समझ में आ गई। 2 फैक्ट समझ में आए, रेस्ट होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 10⁻⁻15 और उससे छोटे एरिया में ये लगता नहीं है। समझ में आ गई। नंबर 3, थर्ड पॉइंट देखें आप। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला जो कूलाम फोर्स होता है वो बाकी और चार्जेस की प्रेजेंस से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक Q1 है, ये Q2 है, दोनों एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे है। इसके अलावा और भी चार्जेस हैं, यानी कि Q3 भी है, Q4 भी है, Q5 भी है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इन 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स पर इन चार्जेस की प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इन पे जितना लग रहा है वो लगेगा। मान लो कि 5 न्यूटन का कूलाम फोर्स लग रहा है तो वो लगेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें Q3 भी है, Q4 भी है, Q5 भी है। समझ में आ गई। तो कूलाम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस डजंट अफेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस Q3, Q4 एंड Q5। बात समझ में आ गई। तो थर्ड आपका पॉइंट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ कूलाम फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस is unaffected by the presence of other charges। ठीक है, तो अदर चार्जेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई। नंबर 4 है कि जो कूलाम का नियम है, हमने पढ़ा था कूलाम लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मतलब F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये इन्वर्स तो है ही, स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर कर रहे हो। तो जो कूलाम फोर्स है दैट फॉलो द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, Coulomb's law follows the inverse square law and Coulomb force
इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं ये मैं 11th क्लास में बता चुकी हूँ। समझ में आ गई बात आपको? आप 11th क्लास में जा करके देखें कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कब होता है ना? ठीक है, तो वो आप देखें उठा करके कि कूलाम कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो हमने 4 फैक्ट पढ़े अबाउट कूलाम्स लॉ। एक तो ये कि चार्ज रेस्ट होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। नंबर 2 कि चार्ज जो भी फोर्स है कूलाम फोर्स वो 10⁻⁻15 और उससे कम की रेंज में काम नहीं करता क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है। नंबर 3 दो चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स पर बाकी चार्जेस की प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने भी चार्जेस हों दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जितना लग रहा है उतना ही लगेगा। नंबर 4 क्या आ गया कि कूलाम फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगाता है। ये देखो ना आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स ये फॉलो करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को और ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है यानी कि संरक्षी बल होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आज हम कुछ इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल बताती हूँ आपको क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको लिखना ना पड़े इसलिए यहाँ देख लें आप इस क्वेश्चन को। अब आप क्वेश्चन को कॉपी में कैसे नोट करेंगे, इसको वीडियो को पॉज करेंगे और ये क्वेश्चन नोट करेंगे जो आपको दिख रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है और आगे भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देती हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो 2 चार्ज दे दिया आपको, पहला है इलेक्ट्रॉन दूसरा है प्रोटॉन। ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम दे रखा है आपको इतना। ये 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की मतलब 2 चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनके बीच की क्या है डिस्टेंस। दोनों एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। डिटरमाइन द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम। तो पहला काम तो क्या है आपको दोनों के बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स फाइंड आउट करना है। हम पढ़ चुके हैं कि कूलाम फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, यानी कि आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें आगे क्या करना है, कंपेयर दिस फोर्स